उत्तर दिनाजपुर में अनारस की खेती इतनी बड़ी होती है, तो यहाँ पर अगर चाहे तो एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाया जा सकता है। सरकार उसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और नरेंद्र मोदी का नाम बदल के सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज सिलेंडर नाम पड़ गया है, नरेंद्र मोदी को सब सिलेंडर बोल रहे हैं। आप बाबरी मस्जिद के खिलाफ हैं। बाबर के नाम के अलावा कोई अलग नाम से बनता तो आप सहमत थे? आपको सबसे अच्छा जो कौन सा नेता आपको पसंद है? कोई नेता आपका मनपसंद का होगा ताकि बताइए। सर, आप राजनीति में आने से पहले आप कौन से पद पर थे या कोई काम कर रहे थे अपने निजी जीवन में? मेरा नाम दूर दूर तक आज पहुंच गया है। इस्लामपुर को कुछ दिन पहले बीजेपी का एक नेता नितिन नवीन जी आकर बोल रहे थे कि इस्लामपुर को ईश्वरपुर में बदल देंगे, तो इसको सुन के आपको कैसा लगा? क्या आप उस बात से सहमत हैं या आपको बुरा लगा उस बात को सुन के? तो सर, आप लॉ का पढ़ाई किए हैं, तो अभी आप टीएमसी के राज में आप देखते हैं कानून व्यवस्था किस तरह से है, किस तरह से चल रही है? अगर कोई गरीब आदमी जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो आप किस तरह से जो टीएमसी के राज में जो कानून व्यवस्था है उसको देखते हैं? तो सर, आप खुद एक युवा नेता है, तो आपके विधानसभा में या आपके जो क्षेत्र है इसमें युवाओं को कितना रोजगार मिला है? इस्लामपुर को जिला बनाया जाए। तो आप इससे सहमत हैं जिनको ये बेकार भत्ता दिया 1500 रुपये करके ये युवाओं को दिया जाता है ताकि वो नौकरी खोज सके उन 1500 रुपये से? सर, अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या क्या बदलाव करने वाले हैं? अगर आप पावर में आते हैं तो अपने क्षेत्र में या जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे उसमें। तो कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस जो है वो भारत देश को धीरे धीरे खोखला कर रही है, तो क्या इस बात में उतना सच्चाई है या फिर आप उसको अलग तरीके से देखते हैं? कॉलेज बनाने की ज़रूरत है, गर्ल्स कॉलेज की ज़रूरत है। इलाहाबाद को प्रयागराज में बदल दिया गया। हाँ। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो जाने से क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को आज फ़ायदा हुआ है? तो सर, ये हुमायूं कबीर जो है बाबर के नाम से मस्जिद बनाए हैं आपका बेलडांगा में, तो उससे आप सहमत हैं या कि आप उसके बारे में कुछ सोचते हैं? तो सर, आपके विधानसभा में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कभी आप खुद से चेकआउट किए हैं, देखे हैं कभी उनका हालत देखे हैं कैसा है? चाकुलिया विधानसभा में लोग फायर स्टेशन का भी मांग कर रहे हैं ताकि जो नुकसान होती है आग की वजह से लोग, तो क्या आप सत्ता में आने के बाद या पावर में आने के बाद उसका वो मांग को पूरा करने वाले हैं? नमस्कार, अभी हमारे साथ मौजूद है एक युवा नेता जिनको शायद अपनी पहचान की ज़रूरत नहीं है, खास करके बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िले में, जिनका नाम अली इमरान रम्ज, प्यार से इनको लोग विक्टर के नाम से भी जानते हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2026 का जो विधानसभा चुनाव है इन पे अगर ये पावर में आते हैं तो क्या क्या बदलाव करने वाले हैं अपने विधानसभा में या जहाँ से भी ये लड़ने वाले हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। धन्यवाद आपका भी। सर, हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। वैसे तो आपका पहचान का कोई मोहताज नहीं है, फिर भी बताइए ताकि आपको और बेहतर तरीके से जान सके। मेरा नाम सब अली इमरान रम्ज है और भाई एक जनप्रतिनिधि के तौर पर सियासत से जुड़े हुए हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत है कि आज जो भी पहचान है वो इस इलाके के आवाम की वजह से है। मेरा नाम दूर दूर तक आज पहुंच गया है, हर कोई विक्टर के नाम को जानते हैं। तो ये इज़्ज़त, ये मोहब्बत जो भी मिली है ये आप लोगों के वजह से है। इसके लिए हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आप राजनीति में आने से पहले आप कौन से पद पर थे या कोई काम कर रहे थे अपने निजी जीवन में? ना, हम लॉ कॉलेज में थे, स्टूडेंट लीडर थे। उसके बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहे। उसके बाद लॉ कंप्लीट करने के बाद हमको 1 से 1.5 साल के बाद ही फिर हमको चुनाव लड़ना पड़ा। तो उसके बाद एमएलए बन गए, फिर 3 बार लगातार एमएलए रहे, तो सियासत ही में रह गए। उसके बाद अपना लॉ का फॉर्म वार्म वगैरह बनाए, फिर लॉ फॉर्म कर रहे हैं कलकत्ता में। ये सब फिर चल रहा है, कंसल्टेंसी वगैरह करते हैं। तो सर, आप लॉ का पढ़ाई किए हैं, तो अभी आप टीएमसी के राज में आप देखते हैं कानून व्यवस्था किस तरह से है, किस तरह से चल रही है? अगर कोई गरीब आदमी जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए या अपने कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए, तो उसको आप देखते ज़रूर हैं या नज़र आपका ज़रूर पड़ता है? कोई गरीब आदमी भी आपके पास आता है अपना कंप्लेन लेकर, तो आप किस तरह से जो टीएमसी के राज में जो कानून व्यवस्था है उसको देखते हैं? कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है कि टीएमसी की हुकूमत में हो या आज केंद्र की हुकूमत में हो, तो हमारा देश जो है वो संविधान के मुताबिक चलता है। और संवैधानिक मुताबिक जो कानून है उसको जो अहमियत मिलनी चाहिए, मर्यादा में रहकर सरकार को चलाना चाहिए कानून व्यवस्था को,
आज ना तो संविधान को माना जा रहा है, ना देश के कानून को माना जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर दिन ब दिन जो है बिगड़ता जा रहा है, संवैधानिक अधिकार लोगों का छीना जा रहा है। तो इस हालत में आज ये कहने में कहीं परहेज़ नहीं है कि बंगाल की हुकूमत में ममता बनर्जी हों या देश की हुकूमत में नरेंद्र मोदी जी हों, इन दोनों की हुकूमत में पूरे देश और राज्य का जो कानूनन व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है और संवैधानिक जो हक है, आम आदमी का जो अधिकार है, सब कुछ कहीं ना कहीं छीन लिया जा रहा है। कानून व्यवस्था धीरे धीरे जो है अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। उस हालत में आम आदमी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी जो सरकार की है, पुलिस प्रशासन की है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार सब आम आदमी को ही गला घोटने पर लगी हुई है। उससे बचाने की लड़ाई है हमारे लिए। संविधान को सामने रखकर देश के लोगों को संवैधानिक हक दिलाना है और जो डेमोक्रेसी में जो आम आदमी का जो अधिकार है उसको बचाने की लड़ाई है। तो सर, आप खुद एक युवा नेता हैं, तो आपके विधानसभा में या आपके जो क्षेत्र है इसमें युवाओं को कितना रोजगार मिला है इन 5 सालों में, जो बीते 5 साल गुजर गए हैं अभी? 5 सालों में तो रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि लोगों का जो रोजगार था वो भी छीन लिया गया है। हाँ। जैसे कि हमारे बंगाल में जो है 26,000 लोगों की नौकरी चली गई। हाँ। ये एक जीता जागता मिसाल है कि इस तरह का देश में कहीं नहीं हुआ है, लेकिन हमारे बंगाल में हुआ है। और जो रोज़गार की तलाश में जो लोग आज हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, जो लोग बंगाल से बाहर जाके काम कर रहे हैं, 5 साल पहले उनकी तादाद जितनी थी आज उससे 4 गुण तादाद बढ़ गई है। तकरीबन 1 करोड़ आदमी हमारे बंगाल का बाहर जाके काम कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ी तादाद उत्तर दिनाजपुर ज़िला की है। तो ये जो हालत है, तो रोज़गार हम लोगों को नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, नहीं कोई फैक्ट्री का नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए सरकार खुद एक स्कीम चला रही है बेकार भत्ता। तो ये बेकार भत्ता जब सरकार दे रही है, इसका मतलब सरकार कबूल कर रही है कि बेकारी को सरकार ने बढ़ा दिया है, इसलिए आज उसको बेकार भत्ता देना पड़ रहा है। तो आप इससे सहमत हैं, जिनको ये बेकार भत्ता दिया 1500 रुपये करके ये युवाओं को दिया जाता है ताकि वो नौकरी खोज सके उन 1500 रुपये से? नहीं, ये तो पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, बेरोज़गार नौजवानों के साथ एक भद्दा मजाक है कि 1500 रुपया देकर उनको ज़िंदगी में मजबूरी के तहत जीने के लिए छोड़ दिया जा रहा है कि तुम इस 1500 रुपये के भरोसे जियो। पढ़ा लिखा नौजवान को नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी है। जो काबिल नौजवान है, जिनको रोज़गार नहीं की तलाश है, उनके हाथ में काम देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपने तमाम जिम्मेदारियों को वो जो है छुपाने के लिए ये 1500 रुपया का भत्ता देकर नौजवानों को गुमराह कर रही है और 1500 रुपया देकर उनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। सर, अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या क्या बदलाव करने वाले हैं? अगर आप पावर में आते हैं तो अपने क्षेत्र में जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे उसमें? मैं पावर में आऊँगा या नहीं वो बड़ी बात नहीं है। मसला ये है कि मैं हमेशा आवाम के हक़ में बात करता हूँ, आवाम के हक़ में चुनाव लड़ता हूँ। हाँ। मेरा जो मांग है कि अगर आवाम मेरे साथ है तो सरकार अगर में कोई भी रहे, उससे मेरी मांग यही रहेगी कि इस्लामपुर को ज़िला बनाया जाए, 1 नंबर मांग। और इस्लामपुर ज़िला बनने के साथ साथ हमारे इस इलाके में जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए, उनको अच्छी तालीम के लिए इस इलाके में कॉलेज बनाने की ज़रूरत है, गर्ल्स कॉलेज की ज़रूरत है, उसका काम सरकार करे। ये मांग हम करेंगे सरकार से। दूसरी बात हमारी ये रहेगी, जो परिযায়ী श्रमिक जिसको माइग्रेंट लेबर की तादाद हमारे इलाके में बढ़ रहा है, यहाँ से लोग हरियाणा, पानीपत जैसे जगह पर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दुनिया हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पे चले जा रहे हैं। इनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम पश्चिम बंगाल सरकार को बंगाल में करना पड़ेगा। उत्तर दिनाजपुर में अनारस की खेती इतनी बड़ी होती है, तो यहाँ पर अगर चाहे तो एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाया जा सकता है। सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो मेरी मांग रहेगी सरकार से कि उस पर ध्यान देकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाए, ताकि हज़ारों नौजवान को यहाँ रोज़गार मिल सकता है। लेदर इंडस्ट्री यहाँ बन सकता है, उसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। नॉर्थ बंगाल में डोलोमाइट है, तो ये सीमेंट के लिए डोलोमाइट हमारे नॉर्थ बंगाल से दूसरे स्टेट में जाता है, वहाँ सीमेंट बनता है, तो हम अपने ही नॉर्थ बंगाल में सीमेंट बना सकते हैं। उसके लिए सरकार को सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है। एडुकेशन को बेटर करना है, हेल्थ को बेटर करना है,
इन सब मुद्दों को लेके मैं सरकार के सामने आवाम का होकर आवाज़ उठाऊंगा। उनके लिए जो लड़ाई आंदोलन जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़े वो रास्ता मैं इख्तियार करूंगा। तो सर ये इस्लामपुर का जो आप बात कर रहे हैं, इस्लामपुर को कुछ दिन पहले बीजेपी का एक नेता नितिन नवीन जी आकर बोल रहे थे कि इस्लामपुर को ईश्वरपुर में बदल देंगे। तो इसको सुन के आपको कैसा लगा? क्या आप उस बात से सहमत है या आपको बुरा लगा उस बात को सुन के? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि उनके इस भद्दे मजाक पर मुझे अफसोस आता है। हाँ। कि एक बीजेपी के केंद्र के बड़ी, और जो आज कहते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के नेता बन के यहाँ आकर इतनी छोटी बात करते हैं कि इस्लामपुर को ईश्वरपुर बना देंगे। नाम बदलने से अगर इस्लामपुर के नौजवानों को रोज़गार मिल जाता है, पढ़े लिखों को नौकरी मिल जाती है, हमारे इलाके में किसानों को उसके फसल का कीमत मिल जाए, हमारे यहाँ जो नौजवान बाहर जाकर काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर रोज़गार मिल जाए, हमारे यहाँ पर इलाज का इंतज़ाम अच्छा हो जाए, हमारे इलाके की तरक्की हो जाए, तो नाम बदल दो। लेकिन नाम बदलने से हमारे नौजवानों को या इलाके के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर नाम बदल के सिर्फ ये धर्म का जो सियासत कर रहे हैं, मैं इसके खिलाफ़ हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं कि इलाहाबाद को प्रयागराज में बदल दिया गया। हाँ। तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो जाने से क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को आज फ़ायदा हुआ है? आज उत्तर प्रदेश के लोगों में को क्या सारे नौजवानों को रोज़गार मिल गया? वहाँ के की गरीबी दूर हो गई? वहाँ के किसानों को फ़ायदा हुआ है? वहाँ पे किसी भी सेक्टर के लोगों को कोई फ़ायदा हुआ? नाम बदलकर सिर्फ धर्म की सियासत की जा सकती है। इस्लामपुर हो या ईश्वरपुर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तरक्की होती है तो देश का ही नाम बदल दो, बदल के तरक्की लाओ। नाम बदलने से अगर तरक्की हो जाता तो नरेंद्र मोदी का नाम बदल के सिलेंडर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज सिलेंडर नाम पड़ गया है, नरेंद्र मोदी को सब सिलेंडर बोल रहे हैं। हाँ, नरेंद्र से वो सिलेंडर हो चुके हैं। तो जो जिसका पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री, वो सिलेंडर हो रहे हैं हर जगह, और वहाँ पर आकर उसका नेता बोलता है कि इस्लामपुर को ईश्वरपुर बना दिया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है ना, सिर्फ नौजवानों को वर्गलाने की बात है, हिंदू मुसलमान को अलग करने के लिए, और देश में नफरत की सियासत को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इससे देश की तरक्की नहीं होगी, न ही इस्लामपुर की तरक्की होगी। तरक्की के ऊपर बात करें, तरक्की के लिए सियासत करें, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा, हमारा अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगा, हमारे यहाँ का जीडीपी कैसे बढ़ेगा, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, उस पर बात नहीं करते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बेटर कैसे किया जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। आके मंदिर मस्जिद इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया जाएगा, हिंदू मुसलमान, यही नफ़रत की बात की जाती है। इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि नौजवानों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पर जो भी सियासी पार्टी अगर धर्म का नाम लेकर आपके सामने वोट मांगने आए, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगने आए, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने आए, ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टी से परहेज करो जो देश को जोड़ने की बात करता हो, जो देश में तरक्की की बात करता हो, जो गरीब अमीर सबको साथ लेके चलने की बात करता हो, ऐसी पार्टी को आप चुनो। सर कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस जो है वो भारत देश को धीरे धीरे खोखला कर रही है, तो क्या इस बात में उतना सच्चाई है या फिर आप उसको अलग तरीके से देखते हैं? नहीं, आरएसएस की बात कर रहे हैं ना जी। तो आरएसएस जो है, ये तो भाई जो है, एक टाइम में यही आरएसएस पहले हिंदू महासभा हुआ करता था। तो हिंदू महासभा जब देश की आज़ादी के टाइम में अंग्रेज़ों का ये लोग जो है स्पाई का काम करते थे, अंग्रेज़ों की तरफ से ये लोग काम किया करते थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज की बात की थी, उस टाइम जब स्वराज आंदोलन शुरू हुआ था, उस टाइम उस आंदोलन में देश को जोड़ने के बजाय जब सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, सब कोई नेताजी के साथ मिलकर देश में टोटल इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त ये लोग देश के लोगों को नेताजी के साथ जोड़ने से मना कर रहे थे। ये लोग अंग्रेज़ के साथ खड़े हो गए थे और ये लोग अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। तो ये लोग आज़ादी में भी देश के खिलाफ़ थे, देश के खिलाफ़ इन लोगों ने आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया है। और उसके बाद जब देश आज़ाद होने के बाद जो इनका नागपुर में हेडक्वार्टर है, उसमें 52 साल तक, देश आज़ाद होने के 52 साल तक इन लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, तिरंगा का अपमान किया है। जो देश के तिरंगा को नहीं मानते हैं, देश की आज़ादी को नहीं मानते हैं,
देश में जिन लोगों ने बलिदान दिया उसका सम्मान नहीं करते हैं, तो ऐसी पार्टी देश के हित में कभी नहीं हो सकती है। इसलिए ये देश को जो है एक मनुवादी सोच के साथ देश में एक हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाना और एक देश को बांटने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही। इसलिए इनसे देश को फायदा नहीं है, देश को टुकड़े टुकड़े में करने की साजिश है इनकी। तो ये आप आरएसएस के बारे में कह रहे हैं कि आरएसएस मतलब ये देश के लिए सही नहीं है, सही नहीं। इसको थोड़ा बदलना चाहिए। तो सर ये हुमायूं कबीर जो है बाबर के नाम से मस्जिद बनाया है आपका बेलडांगा में, तो उससे आप सहमत हैं या कि आप उसके बारे में कुछ सोचते हैं? मैं उसमें भी तो मैंने पहले भी कहा है कि मस्जिद बनाने का हक, मंदिर बनाने का हक हर एक नागरिक को है। जो जिस धर्म को मानता है वो अपने धर्म का मस्जिद बनाए, मंदिर बनाए, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मंदिर और मस्जिद के नाम पे सियासत की जाए ये गलत है। तो जो चीज़ वहाँ पे बाबरी मस्जिद नाम देकर ये सियासत किया जा रहा है। अगर हुमायूं कबीर को मस्जिद बनाना है, आप मुसलमान हैं, आपको मस्जिद बनाना है, आपको पूरा आज़ादी है, देश का संविधान आपको इख्तियार देता है। लेकिन आप बाबरी मस्जिद नाम देकर इस वक्त बंगाल की सियासत में आप जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और इससे आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर बंगाल में सियासत हो रहा है जिसमें बीजेपी और तृणमूल दोनों मिलकर इस सियासत का में अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। तो ये सियासत के लिए मस्जिद बनाना, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो आप बाबरी मस्जिद के खिलाफ हैं, बाबर के नाम के अलावा कोई अलग नाम से बनता तो आप सहमत थे। तो सर आपके विधानसभा में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कभी आप खुद से चेकआउट किए हैं, देखे हैं कभी उनका हालत देखे हैं कैसा है? नहीं, चकलिया का हॉस्पिटल जो है आज जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग जब यहाँ पर हफीज़ आलम सैरानी साहब मेरे चचा मिनिस्टर थे, उसी वक्त हम लोग इस हॉस्पिटल के खिलाफ आंदोलन किए थे और एक लाठी झाड़ू आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हमारे उस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस हॉस्पिटल के लिए 1,64,00,000 रुपया सेंक्शन किया था। तब जाकर आज इतना बड़ा बिल्डिंग यहाँ पर बना है। ये हॉस्पिटल जो है पिछली सरकार ने बनाया था और इस हॉस्पिटल में आज जो भी फैसिलिटी है ये उसी सरकार की दी हुई है। ये सरकार आने के बाद जो वादा किया था कि इसको रूरल हॉस्पिटल बनाया जाएगा, यहाँ पर सीजर का इंतज़ाम किया जाएगा, ब्लड बैंक बनाया जाएगा, एक्सरे मशीन यहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ पर और सारा इंतज़ाम होगा एक रूरल हॉस्पिटल के तौर पर, जिसका वादा यहाँ पर मिनाजुल आरिफिन आज़ाद साहब ने भी किया था। अभी आप जाकर देखिए उस हॉस्पिटल में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ इनकी बातें जो है सियासी जुमला बन के रह गई है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं खुद जाकर देखा हूँ, मैं अंदर में जाकर घूमा हूँ, बेड है, बेड में हॉस्पिटल के तरफ से चादर तक नहीं रहता है, बेडशीट तक नहीं है हॉस्पिटल में। जो पेशेंट आता है वो अपना सामान लेके आके बेचारा उसमें पड़ा रहता है। वहाँ पर देखने के लिए प्रॉपर तरीके से डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, अटेंडेंट नहीं है उसको अटेंड करने के लिए। तो ये हालत है। तो चाकुलिया विधानसभा में लोग फायर स्टेशन का भी मांग कर रहे हैं ताकि जो नुकसान होती है आग की वजह से लोग, तो क्या आप सत्ता में आने के बाद या पावर में आने के बाद उसका वो मांग को पूरा करने वाले हैं? सत्ता में आने का मतलब है सरकार में आने का। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ, मेरे सरकार में आने में अभी वक्त है, हम लोग वक्त है। हाँ, आपको मैं चकलिया में अगर दोबारा लोगों ने मुझे एमएलए बनाया तो मैं इस बात का दावा ज़रूर कर सकता हूँ कि हर एक मांग जो चकलिया या इस उत्तर दिनाजपुर के आम आवाम की ज़रूरत है, उनके लिए शिक्षा ज़रूरी है, स्वास्थ्य ज़रूरी है, रास्ता ज़रूरी है, पानी का ज़रूरत है, उनके लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उनके लिए और भी जो सारी डेवलपमेंट्स की मांगें हैं, वो हर मांग चकलिया से लेकर सदन तक उठेगा और सदन के अंदर भी मैं वो लड़ाई लड़ूंगा, सदन के बाहर भी मैं वो लड़ाई लड़ूंगा। आवाम को उसका हक दिलाने के लिए जितना दूर तक मैं जा सकता हूँ वो हर काम मैं करूँगा। तो सर इस बार आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? जो लोग अभी भी कंफ्यूज में हैं कि ये सोचते हैं कि विक्टर साहब कहाँ से इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो ज़रा बताइए दर्शकों को ताकि जान सके। देखिए, मैं बोला तो कि मैं चुनाव अपने लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं चुनाव आवाम के लिए लड़ता हूँ और आवाम आज ग्वालपोखर में भी मुझे चाह रही है, चकलिया में भी चाह रही है। तो दोनों जगह आवाम का ये है कि मुझे कैंडिडेट किया जाए, इसलिए पार्टी के तरफ से जो सर्वे हुआ है उसमें भी दोनों जगह मेरा नाम है। मुझसे भी पूछा गया, मैंने भी दोनों जगह का ही नाम दिया है कि अगर ग्वालपोखर और चकलिया दोनों जगह पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं पार्टी के तरफ से दोनों जगह लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब जो भी फैसला पार्टी लेगी उस फैसले के बाद चकलिया ग्वालपोखर के तमाम लोगों को लेकर बैठकर
फिर पार्टी से बातचीत कर कर जो भी फैसला होगा वो हम लोग लेंगे। अच्छा, तो सर आप रब्बानी साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? रब्बानी साहब इस इलाके के वही ग्वालपोखर के एमएलए हैं, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं। उनको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में आप जो मंत्री रहे, उससे भी पहले 5 साल रहे, टोटल 10 साल आप मंत्री रहे। आप 5-5 दफ्तर के मंत्री रहे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 5-5 दफ्तर के मंत्री रहते हुए भी आप अपने किसी भी एक दफ्तर से भी ग्वालपोखर के लोगों के लिए या उत्तर दिनाजपुर के लोगों के लिए या पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए आपने 5-5 दफ्तर को संभाला, लेकिन पांचों दफ्तर में से किसी एक दफ्तर में से भी आपने एक भी काम पश्चिम बंगाल के अवाम के लिए, उत्तर दिनाजपुर के लिए या ग्वालपोखर के लोगों के लिए नहीं किया है। ये आपकी नाकामयाबी को दर्शाता है और आपके वजह से इस इलाके में जिस तरीके से गुंडागर्दी, पुलिस की दादागिरी और तृणमूल के लोगों का जुल्म बढ़ता गया, इसको रोकने का काम आपको करना चाहिए था, जो काम आप नहीं कर पाए और जिसकी वजह से आज ग्वालपोखर के लोग परेशान हैं। आपकी वजह से आज लोग कहीं ना कहीं पुलिस पर भरोसा नहीं रख पाते हैं, सरकार पर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं, आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। तो सर अगर आपका पर्सनल में इंटरफेयर करें तो आपको सबसे अच्छा जो कौन सा नेता आपको पसंद है? कोई नेता आपका मनपसंद का होगा ताकि बताइए। मेरा मनपसंद नेता आज के दौर में नौजवानों में या देश के लिए, आज के लिए देश हित में जो काम करने वाला एक मजबूत चेहरा है, मजबूत आवाज़ है, वो आज राहुल गांधी जी हैं। उनको देखते हैं एक मजबूत चेहरे के तौर पर। और उसके बाद अगर जो देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले नेताओं में से अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, शहीद आज़म भगत सिंह हैं, ये सारे लोग हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो आपको राहुल गांधी क्यों अच्छे लगते हैं? उनका मतलब कौन सा आदत या कौन सा काम अच्छा लगता है आपको? राहुल गांधी मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं और देश हित में बोलते हैं, संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, औरतों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, देश के अर्थव्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं। देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए जो ज़रूरत है उस मुद्दों पर वो आवाज़ उठाते हैं। देश के हर नागरिक को उसका हक मिले, इस पर आवाज़ उठाते हैं। तो ये एक नेता की पहचान है, जो नेता हर तबके के लोगों के लिए सोचे, पूरे देश के लिए सोचे, देश हित में बोले, देश हित में सोचे, देश हित में बात करे। तो आज वो सिर्फ राहुल गांधी हैं जो देश हित में बात करते हैं। बाकी सारे नेता अपनी सियासी पार्टी की बात करते हैं, अपनी राजनीति की बात करते हैं, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी से ऊपर उठ के देश हित में बात करते हैं, देश के युवाओं के बारे में सोचते हैं, देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं। ये सबसे अच्छी बात उनके अंदर है। कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आए थे, तो वहाँ पर उनका जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उनको अपमान किया गया था वो टीएमसी के पार्टी या मुख्यमंत्री की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि वो सही था या गलत था? नहीं, देश के राष्ट्रपति ये हैं तो उनका जो संवैधानिक पद है, उसकी जो मर्यादा है, उनके लिए जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान उनको मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हमारे राज्य में आई और माननीय मुख्यमंत्री ने उनके इसमें नहीं पहुंचकर या उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अगर उनको नहीं मिला, तो इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए कि वो देश के संवैधानिक पद पर हैं। तो संवैधानिक पद का में जो भी है, तो उस व्यक्ति से बड़ा संवैधानिक पद, उस चेयर का सम्मान करना उनकी ड्यूटी थी। और वहाँ पर अगर कोई वजह से नहीं हुआ या क्या कमी रही वो मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी भी पद और किसी भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखती हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उस वक्त प्रधानमंत्री के बारे में भी उन्होंने कहा था कि मैं क्या उनको थप्पड़ मारूं। तो इस तरह के बयान एक मुख्यमंत्री जब एक प्रधानमंत्री के बारे में देती हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि एक पद में रहकर दूसरे पद का अगर आप सम्मान ना करें तो ये देश हित में, राज्य के हित में ये सही नहीं।
तो सर कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आपकी जो वाइफ है उनको लेकर कुछ वीडियोस आपका वो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, तो ये क्या लगता है कि ये किस सियासी मुद्दा है या फिर उनका ये राइट है, उनको ये हक है कि ये सब करने का, या आप जो वीडियो में दिखाया गया है वो सब सही है या वो एआई का वीडियो है? नहीं, मसला ये है कि जो भी मुद्दा अभी चल रहा है ये एक पॉलिटिकल साजिश है मेरे खिलाफ, जो चारों तरफ से मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। उसका एक हिस्सा ये भी है, और जो है 3 साल पहले जो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अगर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही था तो 3 साल में वो 30 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी। लेकिन सिर्फ चुनाव के वक्त में इस मुद्दे को लाकर, जो मुद्दा ख़त्म हो चुका है, कोर्ट में उसका फाइनल सेटलमेंट हो चुका है, उसके बाद उस मुद्दे को यहाँ पर लाके इस तरह से उछालना, ये एक सियासत में मेरे नाम को ख़राब करने की साजिश है, और उस साजिश का एक हिस्सा वो भी है। अरे भाई संजय शाह जी का जो चैनल है, इसको सभी लोग देखें। एक नौजवान है जो सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों तक आपकी ज़रूरत जो है, आपकी मांग है, उसको उजागर करते हुए लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। इसको आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, ताकि ये आपकी बात, आपकी आवाज़ आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर।